निर्धनता एक चुनौती। इस अध्याय में आपको हम आज समझाने जा रहे हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, यानी सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता किसको कहेंगे। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय, उपभोग यानी आय के हिसाब से निर्धनता देखते हैं, और उपभोग के स्तर यानी कौन व्यक्ति किन किन चीज़ों का उपभोग कर रहा है, इन चीज़ों से संबंधित वो अनुमान लगा करके निर्धनता निकालेंगे। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर यानी कितने पढ़े लिखे हैं और कितने निरक्षर हैं इसके आधार पर, और कुपोषण, इन कारणों को देख करके कुपोषण के हिसाब से रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंचने की कमी, यानी कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो सुरक्षित यानी स्वच्छ पानी भी नहीं प्राप्त कर सकते और स्वच्छता भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनके पास इतनी कमी है कि वो उसके लिए जिन चीज़ों का उपयोग करना है, जैसे स्वच्छ रखने के लिए साबुन और सर्फ चाहिए, तो वो भी नहीं खरीद सकते हैं, तो उसकी कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी मतलब देखा जाता है निर्धनता। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब देखिए सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर, यानी जो समाज में पैसे वाले लोग हैं और जो अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और सुविधा की हर चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, और जबकि जो गरीब हैं वो इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का वातावरण भी उतना शुद्ध नहीं है, तो वो उससे वंचित हो रहे हैं। तो वही दोनों की यदि समानता करें तो केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है, यानी गरीब लोगों को बल्कि कुछ पैसे वाले लोग और गरीब लोग यदि पास पास रह रहे हैं तो उन पैसे वाले लोगों को उनके नज़दीक भी रहना पड़ जाता है। अब देखिए सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है, यानी समाज में एक तरह से निर्धनता के हिसाब से जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी रहती है, जिनका उपभोग दूसरे यानी उनसे अधिक अच्छे, उनसे अधिक पैसे वाले करते हैं और वो वंचित रह जाते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, और इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय बहुत कम नहीं बल्कि मतलब और दूसरे कारण भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे पैसे होते हुए भी उनकी जाति में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वो मतलब सुविधा की चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते थे, तो वो उनसे वंचित रह जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है निर्धनता केवल आय पर ही निर्धारित नहीं है, तो इससे जब वो उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं तो उसकी उन्हें क्षति भी उठानी पड़ती है। अब देखिए असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों, यानी निर्धनता के प्रति असुरक्षा भी एक मापदंड है। जैसे
किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। क्योंकि जैसे वो विधवा है तो लाचार हो गई, मजबूर हो गई, उसके पास आय का साधन कहाँ से आएगा यदि वो कुछ करने लायक नहीं है तो। और इसी तरह से जो शारीरिक रूप से विकलांग है, यदि वो कुछ कर नहीं पा रहा है और कोई दूसरा सहारा नहीं है तो वो भी निर्धन होने की स्थिति में रहेगा। तो इस तरह से संभावना ऐसे लोगों के लिए ये की जाती है कि ये लोग निर्धन रहेंगे। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। ये बात सही है कि किसके पास कितने विकल्प हैं, मतलब अपनी संपत्ति बनाने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए किसके पास यानी किस समाज के पास कितने विकल्प हैं, कितनी सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से भी उसकी अमीरी गरीबी रहेगी। और इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। अब देखिए निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी निर्धनता रेखा कैसे मापी जाती है? वो जैसे निर्धनता रेखा के लिए उसकी आय या उपभोग स्तर, यानी वो कितनी चीज़ों का उपभोग कर पा रहा है, तो आय के हिसाब से ही तो वो चीज़ों का उपभोग कर पाएगा। तो उसी के आधार पर न्यूनतम स्तर या उससे नीचे का स्तर मापा जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं, यानी हर किसी को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होती है। और ये वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, यानी एक काल्पनिक रेखा बना लेता है कि इस रेखा तक जो नीचे हैं वो निर्धनता की से नीचे हैं और जो ऊपर हैं वो निर्धनता से ऊपर हैं, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। यानी उन्हीं लोगों के पास कार है जो बहुत पैसे वाले हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, यानी निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए
जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे खाद्य सामग्री, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं आदि पर विचार किया जाता है और इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। यानी जो भौतिक चीज़ें हैं इनकी मात्रा कि कौन कितनी ले पा रहा है और उनका उपयोग कर पा रहा है, उसके लिए भौतिक चीज़ों की मात्रा को जो है रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। तो इनसे ये मतलब कि वो खाद्य सामग्री कितनी ले सकते हैं उनकी आय के हिसाब से, ये मतलब इससे जो है उनकी गरीबी देखी जाएगी। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी की आवश्यकताएं सबकी अलग अलग होती हैं, उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय, यानी जो डेली आवश्यकता की चीज़ें हैं खाने पीने की भी, तो उन्हें भी आवश्यकता के हिसाब से खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय तो होगा ही जो है, और कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित भी किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। था और कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं और इस प्रकार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। और इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः यानी हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यानी कि निर्धनता रेखा का आकलन जो होता है वो प्रति 5 वर्ष पर किया जाता है और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जिसे 2011 में PPP यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर ये करते हैं। अब देखिए चर्चा कर सकते हैं हम लोग इन बातों पर कि विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं और दूसरा आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यक स्तर क्या होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। निर्धनता के अनुमान ये टॉपिक हम कल समझाएंगे। धन्यवाद।